बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। विफाक पर दिन रात चढ़ाई की कोशिश की जा रही है जो अफसोसनाक अमल है। ये वाकयात पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का हिस्सा है। 2014 में भी कई माह डी चौक पर धरना दिया गया जो चीनी सदर का दौरा मुलतवी करने के लिए था। 2014 में दुश्मन के जो अज़ाइम थे ये इसी का तसलसल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना से इजलास में खिताब और उन्होंने कहा कि विफाक को धमकियां दी जा रही हैं। आज एक बार फिर मुल्क में धरने जारी हैं। पाकिस्तान की जड़ें काटने के लिए साजिशें की गई। इन हालात में कौन सरमायाकारी करेगा? चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात होने चाहिए। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरखास्त दायर की गई। एडवोकेट साइम चौधरी की जानिब से दायर दरखास्त में स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट समेत दीगर को फरीक बनाया गया और दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वफाकी हुकूमत आइन से मुतसादिम तरामीम नहीं कर सकती। अदलिया से मुतालिक तरामीम अदलिया की आज़ादी सलब करने के मुतरादिफ है। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम बुनियादी हकूक के खिलाफ है। हुकूमत आईनी तरामीम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इख्तियारात खत्म करना चाहती है। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम को खिलाफ आइन और कलअदम करार दिया जाए। इसी के साथ साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दायर दरखास्त पर वफाकी हुकूमत अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील दरखास्त गुजार ने केस पर फैसले तक आईनी पैकेज पर पाबंदी लगाने की इस्तदा की और चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने कहा कि हम इसको भी देखेंगे, इसको लार्जर बेंच सुने या 2 रुकनी बेंच इसकी समाअत करे। अदालत ने केस की समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी और आईनी तरामीम के लिए कोई जल्दी नहीं है। वकला से मुकम्मल मुशावरत करेंगे। पीपल्स पार्टी हमेशा वकला के साथ खड़ी रहेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का वकला कम्युनिटी से खिताब। कहा, इफ्तिखार चौधरी की बहाली में पीपल्स पार्टी वकला के साथ हर महाज पर शरीक हुई। इफ्तिखार चौधरी ने वकला और पीपल्स पार्टी से हाथ किया। गवर्नर के हाउस के दरवाजे वकला के लिए हमेशा खुले हैं। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद में बानी पीटीआई और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना नून में सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी समेत 12 दफात शामिल की गई। आजम सवाती, उमर अयूब, बैरिस्टर सैफ, पीटीआई इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल, हफीजुर रहमान टीपू समेत 2000 से 2500 तक के नामालूम अफराद को जो नामजद किया गया। इन तमाम तर तफसीलात पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आसिफ बाजवा साहब। बाजवा साहब बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं मुकीम अहमद साहब तज्जियाकार। मुकीम साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। आसिफ बाजवा साहब आपसे आगाज करना चाहूंगा, किस तरह से देखते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि विफाक में चढ़ाई की कोशिश की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं। माजी में जो है वो धरने दिए गए और सदर जो थे चाइना के उनका दौरा मुलतवी करने की कोशिशें की गई थी तब, और अब फिर वो तमाम तर सिलसिला जो है वो जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने मुझे वक्त दिया। गुजारिश ये है कि आप आपकी गहरी नजर होती है ऐसे मामलात पर। आपके इल्म में है कि बानी पीटीआई का रवैया और उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। देखिए, मैं बात करूंगा, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। जब 2021 में 22 में उनके खिलाफ वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट आई तो उन्होंने गैर आईनी तौर पर और गैर कानूनी तौर पर, गैर इखलाकी तौर पे जब वोट पर नो कॉन्फिडेंस सप्लाई हो चुका था तो उन्होंने उसके बावजूद असेंबली डिसॉल्व कर दी और जो करारदाद थी उसको गैर आईनी तौर पे, गैर कानूनी तौर पे उनके डिप्टी स्पीकर ने उस करारदाद को खारिज कर दिया। उसके बाद जब उनको उसके बावजूद उनकी दाल नहीं गली तो उन्होंने अपने जो उनके वजीर खजाना थे फेडरल गवर्नमेंट के और केपी के हुकूमत के, उन्होंने उनसे कहा कि आप IMF को खत लिखें कि ये इनके साथ डील ना करें। और उससे पहले जो उन्होंने खुद डील की थी
कि हम 10 रुपए 20 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ाएंगे और 20 रुपए तक पाकिस्तान करेंसी को डॉलर के मुकाबले में कमजोर करेंगे। लेकिन उन्होंने 10 रुपए 20 रुपए बढ़ाने की बजाय 10 रुपए कम कर दिया और उस वजह से IMF का जो ट्रस्ट था स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर वो ट्रस्ट शेक हुआ और उन्होंने आपके सामने ये है कि आज भी पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सूरत हाल है वो बड़ी दगरगू है और हम लोगों से दीगर दोस्त ममालिक से पैसे जो है वो उधार देकर पाकिस्तान को चला रहे हैं। अब बात करते हैं धरने की। उस वक्त भी ये मैंने इसलिए विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट की कि ये एक फाशिस्ट ग्रोह है, इनको अपने इक़्तिदार से गर्ज है, इनको पाकिस्तान की प्रमोशन से, पाकिस्तान की तरक्की से, पाकिस्तान के अवाम से कोई गर्ज नहीं है। देखें, जब इनकी गवर्नमेंट आई 2018 में, तो जब मियां शहबाज शरीफ साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन इलेक्ट किया गया तो उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो सबसे पहली स्पीच दी, उन्होंने कहा कि आए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हम आपके साथ मिलके पाकिस्तान के बच्चों को जो हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए हम आपके साथ मिसाके मईशत करने को तैयार है। और बिलावल भुट्टो साहब जो थे उन्होंने भी कहा, बिलावल जरदारी भुट्टो ने, कि हमें ये मिसाके मईशत करना चाहिए ताकि हम आवाम को इस जो हमारी मुआशी सूरत हाल उससे निकाल सके। लेकिन उनकी बातों का बुरा बनाया गया, उनकी बातों का मजाक उड़ाया गया और उनको तरह तरह के मतलब डिग्रेड किया गया, तनज की गई। तो आज भी उनके इल्म में है कि जो चाइना के मुतल्लिक और दीगर पूरे एशिया से जो लोग कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आ रहे हैं, यकीनी तौर पे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होगी और पाकिस्तान का जो एक तासर है कि पाकिस्तान में किसी किस्म की कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती, पाकिस्तान में दहशतगर्दी है और पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क नहीं है और यही वजह है कि लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से गुरेजा हैं। इसलिए हमारे लिए ये इन्वेस्टमेंट और ये किस कॉन्फ्रेंस का जो इनकाद है, शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस जो है, ये बड़ा जरूरी है। लेकिन इसके बावजूद बानी PTI जिस तरीके से इसमें रखना डालने की कोशिश कर रहे हैं और इन जो हमारी जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसको सैबोटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ। अच्छा बाजवा साहब, आप ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम तर चीजें इस वजह से कर रही है कि ये शंघाई ताउन तंजीम वाले मामले में कोई जो है वो इश्यूज क्रिएट? एब्सोल्युटली वो इसलिए कि वो ये समझते हैं कि अगर ये शंघाई तंजीम जिस तरह उस वक्त CPEC को इन्होंने डिले किया, अच्छा, और CPEC जिस तरीके से जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी वो बड़े डरे हुए हालात थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ट्रस्ट किया और वो आए। आज भी लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में, देखें, कई ममालिक ने आज से 2 माह पहले, आपके इल्म में होगा मुझसे बेहतर, कि सऊदी अरब ने और दीगर ममालिक ने हमें एक बात की, उन्होंने कहा कि आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें, आप अपने घर की बेहतरी करें, आपकी जो अपोजिशन पार्टीज है वो हमें मुख्तलिफ किस्म के मैसेज कर रही हैं और उस वजह से जो कर्जों की किस्तें रूल ओवर होनी थी वो उन्होंने नहीं होने दी और उन्होंने जो तावन करना था वो नहीं करने दिया गया। इस वजह से कि बानी PTI और उनके जो लीडरान हैं वो मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं और IMF को, वर्ल्ड बैंक को, ADB को, एशियन डेवलपमेंट बैंक और दीगर जो मालियाती इदारे हैं उनको ये मुख्तलिफ ज़राए के साथ, मुख्तलिफ तरीकों के साथ ये बावर कराते हैं कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं है और पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है, इसलिए आप पाकिस्तान के साथ मजीद तावन ना करें। तो इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि ये लोग ऐसा ही चाह रहे हैं, ये सियासत कर रहे हैं, लेकिन उसकी हमें सियासत ऐसी करनी चाहिए कि पाकिस्तान को उसका फायदा हो, पाकिस्तान की जनरेशन को, पाकिस्तान के बिजनेस को, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को इन बातों का फायदा होना चाहिए। लेकिन ये सब ऐसे काम करते हैं कि पाकिस्तान की इकानमी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सियासत नहीं है, ये जमहूरियत नहीं है, ये फाशिज्म है। मैं ये समझता हूँ कि हमें होश के नाखन लेना चाहिए। इनको देखिए, कल एक कॉन्फ्रेंस हुई इसराइल के मुताबिक, इसराइल की जो दहशतगर्द कार्रवाइयां हैं, जो मुस्लिम ममालिक पहले सिर्फ फलस्तीन के साथ थी, फिर ईरान के खिलाफ हुई, फिर अब उन्होंने बैरूत के खिलाफ लेबनान में किया है, और तो देखें इन्होंने उसमें भी शामिल नहीं हुए।
ये हमारी समझ ये नहीं है कि ये इस तरह की सियासत पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतर है। और पाकिस्तान के अवाम बड़े बेहतरीन जो है ना वो इसमें वो देख रहे हैं, वो इसमें वो बहुत अच्छे एम्पायर होंगे जब आने वाले दिनों में इलेक्शन होंगे। अच्छा बाजवा साहब, यहाँ पे ना एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मैं ऑडियो आपको सुनाना चाहता हूँ। पैनल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि माइक ऑन करें दूसरा, और ये जरा बिलावल भुट्टो साहब क्या फरमा रहे थे ओआईसी के हवाले से जरा मुलाहिजा फरमाइएगा बाजवा साहब। इसमें जो है माजी में हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो थे उन्होंने धरने की जो है वो कॉल दी थी, और उन्होंने साथ में ये कहा था कि हम देखते हैं कि ओआईसी कॉन्फ्रेंस कैसे होती है। ये जरा बाजवा साहब मुलाहिजा फरमाइएगा। मुझे आवाज नहीं आ रही सर। एक सेकंड बाजवा साहब, एक सेकंड, माइक ऑन करिएगा जी दूसरा। और हम देखते हैं कि आपका ओआईसी कॉन्फ्रेंस कैसे होता है, और हम देखते हैं कि आपका ओआईसी कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। ये बाजवा साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, इन्होंने कौमी असम्बली में ये जो है वो कहा था और धमकी दी थी कि हम लोग धरना देने जा रहे हैं और हम देखते हैं कि आपका ओआईसी इजलास कैसे होता है। नहीं दिया तो नहीं था ना, फिर उन्होंने फिर ओआईसी का इजलास तो हुआ था ना। तो अभी भी शंघाई ताउन तंजीम रुक जाएगी ये कॉन्फ्रेंस? नहीं रुकेगी तो नहीं, उन्होंने धरना नहीं दिया था, लेकिन इन्होंने तो वो जो प्राइम मिनिस्टर चाइना के प्रेसिडेंट ने आना था उसको तो इन्होंने सैबोटाइज किया, और जो मुकर्रर तारीख थी, फिक्स डेट थी, बड़ी मुश्किलात से वो डेट फिक्स हुई थी, तो इन्होंने नहीं आने दिया था। आपके इल्म में नहीं सर? बाजवा साहब इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पॉलिटिकली जो है वो सियासी तौर पर कामयाबी हासिल करके सिचुएशन को टैकल कर लिया, लेकिन हुकूमत जो थी पीएमएलएन की ये फिर उसमें नाकाम रही, वो टैकल नहीं कर पाए उस वक्त भी। नहीं टैकल तो हमने कर लिया। देखे ये सर आप खुद ही कह रहे हैं कि धरना दिया और उनको आने नहीं दिया। देखिए ये धरना देना चाहते थे, ये डी चौक पे आना चाहते थे, जिस तरीके से पहले ये पार्लियामेंट के ऊपर हमलावर हुए थे, जिस तरीके से पहले ये पीटीवी पर हमलावर हुए थे, जिस तरीके से पहले ये सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हुए थे, जिस तरीके से ये पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे हमलावर हुए थे। जी सुप्रीम कोर्ट पे भी हमलावर हुए थे 1997 में। वहाँ हुए थे जी, बिल्कुल कोई भाग रहे हैं हम हुए थे ये बिल्कुल, जो हमारे जुम्मे बात है उसमें हमने सजाएं भी भुगती और हमने सारा कुछ देखा, लेकिन हमने सीखा, हमने उसके बाद दोबारा गलती नहीं की। हमने मुल्क की खातर, अपने अवाम की खातर कोई ऐसी बात नहीं कभी की कि जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे, जो पाकिस्तान। बाजवा साहब मुकीम अहमद साहब मौजूद है हमारे साथ, इनका भी नुक्ता नजर जानने की कोशिश करते हैं। मुकीम साहब क्या कहना चाहेंगे? आसिफ बाजवा साहब की भी गुफ्तगू आपने मुलाहजा फरमाई, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी। बाजवा साहब कहते हैं कि अगर माजी में नवाज शरीफ साहब ने गलती की, सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हुए, उसकी सजाएं भी भुगती, लेकिन उसके बाद फिर गुजरांवाला जलसे की तकरीर भी सामने आती है नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठ के जो की, उसमें भी जो चीजें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, क्या कहना चाहेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट पर हमले के केस में कुछ लोगों को सजा हुई थी और कुछ बैकडोर से बच भी गए थे। एक हालिया दिनों में हुआ था जिस वक्त नैब कोर्ट के ऊपर पथराव हुआ था और दावा किया गया था कि वो पजारोज और एसयूवीज और लैंड क्रूजर्स में पत्थर नहीं थे, गुलाब के फूल की पत्तियां थी। मैं सिर्फ माइंड कराना चाह रहा हूं, और उस केस में अभी तक किसी को सजा नहीं हुई। हमारे सियासतदानों का और सियासी जमातों का मौक़िफ़, और बल्कि कहूं तो असूली मौक़िफ़ भी जो है ना, वो हालात और वाक़यात और वक्त के साथ बदलता रहता है। कल तक जो लोग आज़ादी इजहार के लिए फांसी लगने के दावे कर रहे थे, आज वो आज़ादी इजहार पे कदगन लगा के बड़े राजी हैं। वही पीक है जो पिछली हुकूमतों ने किसी न किसी तरीके से लागू करने की कोशिश की, वही इस हुकूमत ने बढ़ा के सजाएं उसको लागू कर दिया। फिर जो जजों की और अदलिया की आजादी के नारे लगाते थे, जिन्होंने बाकायदा तहरीक का हिस्सा बने थे, जिन्होंने बाकायदा खाई थी, जिन्होंने उसके फवाइद भी उठाए थे, अब वो जो है अदलिया को केज में बंद करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि पॉकेट अदालतें हों, हैंड पिक जज, वो ये चाहते हैं कि हमारी मर्जी के फैसले हों।
और अब देख लें कि हमारे सामने अभी तक चीफ जस्टिस के लिए सैयद मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, और मार्केट में और मीडिया में जो इतलात हैं वो ये है कि उनसे ये कहा जा रहा है कि एक तो आपने पिछले इंतखाबात, अगर आप ये मान जाएं, लेकिन ये बड़ी गलत बात होगी अगर इस किस्म की चीज हो रही है कि जी एक तो आपने हालिया इलेक्शनों वाला कटा नहीं खोलना, दूसरा आपने पीडीपी को रिलीफ नहीं देना, तीसरा इमरान खान को बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब बताइए इस किस्म की चीजें जस्टिस मंसूर अली शाह से मनवाने की कोशिश की जा रही है या इनकी ख्वाहिश है? अभी तो ये है कि वो इसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। उसके अलावा ये भी इतलात हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ जजेस इस्तीफा देने पर गौर कर रहे हैं। तो इन सारे हालात को सामने रखें और हमारे सियासतदानों का कहा हुआ देख लें जो पर है, और उनका फिर अमल देख लें। जब ये अपोजिशन में होते हैं इनकी टोन ही मुख्तलिफ होती है, इनका नुक्ता नजर ही कुछ और होता है। इनको आजाद अदलिया भी पसंद आती है, इन्हें आजाद मीडिया भी बहुत अच्छा लगता है, इनको आजादी इजहार की भी बड़ी चिंता होती है। जैसे ही हुकूमत में आते हैं फिर उन्हें होता है कि जी वो मुखालिफ जमात का कोई जलसा ना हो जाए, कोई जुलूस ना हो जाए, कोई रैली ना निकल आए। फिर इन्हें होता है कि किसी मीडिया हाउस की जानिब से हमारी तरफ उंगली न उठाई जाए। फिर उन्हें मीडिया बुरा लगने लग जाता है कि वही जो कल तक सोशल मीडिया के शदाई और फिदाई होते हैं ना, हुकूमत में आज बात पड़ जाती है कि यार वो साढ़े काबू जिन्हें नहीं आ रहा। तो ना आजाद अदलिया किसी हुकूमत को पसंद, ना आजाद मीडिया किसी के बारे में है, किसी किस्म की आजादी किसी। अच्छा, यही पोजीशन ब्यूरोक्रेसी के साथ है और पुलिस के भी साथ है। ये सारे नारे कि जी पुलिस इस्लाहात लाएंगे, पुलिस को आजाद करेंगे, सियासी असर से आजाद करेंगे, ये सबके मंशूर में हुआ है। और जैसे हुकूमत में आते हैं ना तो वो हालत यह है कि एमएनए और एमपीए पहली से उनकी ख्वाहिश ये होती है कि इलाके का एसएचओ हमारी मर्जी का हो, हैंड पिक्ड। यहाँ पे आके उनकी सियासत की रेड लाइन है कि वो ये भाई जी जो मर्जी करा लो हमारे से, इंतजामी अमूर हमें या तो एसी हमारी मर्जी का हो या डीसी हमारी चॉइस का हो या एसएचओ हमारा पसंदीदा हो। इतनी सोच है। जैसे अभी जो है वो ये चीज देखने में आ रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से और हम मनसब दोस्त जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब होते तो फिर ये कभी भी इस्लामाबाद में नहीं आ सकते थे। माजी में भी वो थे तो नहीं आने दिया, चौधरी निसार साहब थे तो नहीं आने दिया। मतलब मोहसिन नकवी साहब से ये जो है वो नहीं है, खुश नहीं है। ऐसा नहीं है, कोई दो दुश्मन ममालिक की जंग नहीं थी। ये एक सियासी एक्टिविटी पसंद करें या ना करें, मैं उनका कोई तरफदार नहीं हूँ, हिमायती नहीं हूँ किसी का। लेकिन यह है कि ये इंतजामी इदारों के लिए और फोर्सेस के लिए भी बहुत बड़ा मसला होता है कि अगर सिविलियन सामने आ जाए किसी में। ये बांग्लादेश की मिसाल आपके सामने है, जो प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है बांग्लादेश का, वो हसीना वाजिद का रिश्तेदार है। उसने सिविलियंस पे गोली चलाने से इनकार कर दिया और उसको सुपरसीड करके लाया गया आर्मी का सरबराह बनाने के लिए, इसलिए कि ताकि वो हालात को कंट्रोल करने में मदद दे। लेकिन सिविलियंस के ऊपर गोली चलाना उसके बस में भी नहीं था। उसने कहा मैं तुम्हें सिर्फ जहाज तक पहुंचा सकता हूं, तुम्हें सामान भी लेने का टाइम नहीं है अपने साथ। यही हुआ है। फिर वो फ्लाइट जो पहुंची अगरतला, वो तब जाके वो इंडिया सेफ और साउंड पहुंची है, वरना अवाम ने उसकी छोटी छोटी बोटियां बना देनी थी जैसे उसके बाप की बनाई थी। तो ये मसला है कि ये कोई मतलब सियासी एक्टिविटी है। पुलिस भी देखें तशद्दुद किया, मारपीट की, शेलिंग हुई, सब कुछ हुआ। मुकदमे हुए, इंसदाद दहशतगर्दी की धारतों में मुकदमे चल रहे हैं औरतों के ऊपर, और ये गद्दारी के पर्चे आप दे रहे हैं। इसके बाद क्या के मतलब कुछ क्या कोई मतलब सर कलम कर देंगे आप जिसकी शक्ल पसंद नहीं आएगी। देयर इज ए लिमिट
एवरीथिंग। अब आप ये नहीं कर सकते कि जी पुलिस को ऑर्डर कर दें कि जनाब शुरू हो जाओ। तो ये मतलब ना तो एक्सेप्टेबल होता है, और वो भी इंसान है आफ्टर ऑल। अगर कोई पुलिस का सिपाही है, रेंजर्स का सिपाही है, या वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का अमला है, या वो फौज का सिपाही है। भुट्टो साहब के दौर में ब्रिगेडियर नियाज और 2 अदर जो ब्रिगेडियर थे, उन्होंने नीला गुंबद लाहौर पे सिविलियंस गोली चलाने से इनकार कर दिया था, और उनको इसी बेस पर वो कोर्ट मार्शल किया गया। तो देखिए ये इतना इजी नहीं होता कि अब आप ये समझे कि जी पब्लिक आ रही है तो हम क्या बस कोई बम मार देंगे उनके ऊपर, ऐसा नहीं हो सकता। और उसको थोड़ा सा स्पेस दी जाती है। पहले डायलॉग बाजी तो इसी तरह ही होती है कि हम ये यूं नहीं करने देंगे, और वो कहते हैं कि हम देंगे, फिर पता होता है आपको कि कितने सिविलियन मार दोगे यार। तो अब आप देखें ना, अगर फौज बुलाई भी गई थी तो फौज सिविलियंस के सामने नहीं थी, वो कहीं तीसरे दायरे में थी। पहले पुलिस थी, फिर रेंजर्स थे, और उसके बाद आर्मी थी। और आर्मी को भी ये कह के लाया गया था कि वो अहम इमारतों की सिक्योरिटी करेंगे। और अंडर बेसिकली मुकीम साहब 245 आर्टिकल भी यही कहता है कि बिल्कुल आमने सामने अवाम के जो है वो फौज पाकिस्तान जो है वो नहीं आ सकती। वो जो सरकारी इमारतें हैं उनकी हिफाजत के लिए मामूर किया जाता है, उनको तलब किया जाता है। लेकिन यह है कि इसमें भी हमने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के दीगर जो इदारे थे, पुलिस थी या रेंजर्स थी, वो एक तरफ साइड पे हट चुके थे। तो आर्मी जो थी वो आगे खड़ी भी थी, तो लेकिन उन्होंने अवाम को रास्ता दिया, वो भी अवाम के साथ आगे चल दिए। देखिए हमारे यहाँ फौज के जवानों से जितना प्यार किया जाता है मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। आप देख कभी कि हमारे फौजी जवान कभी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो गांव के लोग पानी पेश कर रहे होंगे, चाय का पूछेंगे, हैं जी, बैठने को जगह देंगे, सैल्यूट करते हैं आते जाते लोग रास्तों में। लोग सेल्फी बनाते हैं, बच्चे आजकल भी यानी वो तस्वीरें बना रहे होते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अब सियासी इख्तिलाफ को इतना बढ़ा चढ़ा दिया गया और इसको इस बुरी तरीका से पोर्ट्रे किया जा रहा है या किया जाता है कि जो शर्मनाक है। देखिए हमें पता है कि हमारी फौज की इन्वॉल्वमेंट होती है सियासत में। हम एक कमजोर डेमोक्रेसी हैं और हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मार्शल लॉ भी लगे। मार्शल लॉ की उम्रें जो हैं वो जमहूरी हुकूमतों से ज्यादा रही, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें किसी आम फौजी का अमल दखल नहीं होता। उसमें चंद फैसला साज होते हैं कि चंद बेनिफिशियरी होते हैं, गाली बाकियों के हिस्से में भी आ जाती हैं। ये बड़ा अफसोसनाक हो जाता है। अब आप देखें मिसाल के तौर पे मैं किसी दफ्तर में जाता हूँ, कोई आदमी उस दफ्तर का अहलकार या नायब कासिद कह लें या चौकीदार कह लें, मुझे अंदर होने से मना करता है या पैसे लेता है मेरे से, और मैं बाहर पूरे महकमे कोई गालियां निकालना शुरू कर देता हूँ, तो उसको आप कैसे देखेंगे? तो ये चीज तो इग्नोर मतलब नहीं भी की जा सकती किसी हद तक कि हमारा डेमोक्रेसी का जो इंस्टीट्यूशन है वो इतना मजबूत नहीं रहा और जिस पर गौर करने की जरूरत है। बहरहाल मैं बस एक लाइन कहना चाहूँगा, इतनी बड़ी सियासी एक्टिविटी भी हुई, नुकसान भी हुआ मुल्क का, मईशत का पहिया भी रुका रहा, और ये दोनों ने और इसके शहरियों ने बड़े यानी मुश्किल दिन गुजारे कि ना वो इंटरनेट था, ना ट्रांसपोर्ट थी, ना लोग घरों से बाहर आ सकते थे। लोग बच्चों के दूध के लिए मतलब दुकानें खोलने का इंतजार कर रहे थे। इन स्पाइट ऑफ दैट कोई मेजर यानी जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। ठीक है मुकीम साहब, आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्त दायर की गई इसको ज़ेर बहस लाते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दरखास्त पर वफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी किए गए, इसको ज़ेर बहस लाएंगे और इस पे मजीद जो है वो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी कहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दिखाई दे रही है। आईनी तरमीम वाला मामला जो है इस पे गवर्नर पंजाब जो है उनकी जानिब से कहा गया कि कोई जल्दी नहीं है, हम वकला से मुशावरत करके तमाम अवामिल को देखेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरखास्त दायर कर दी गई और इसमें जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट समेत दीगर को फरीक बनाया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और तज्जियाकार मुकीम अहमद साहब मौजूद हैं। बाजवा साहब, किस तरह से देखते हैं आईनी तरमीम वाला मामला है? आप कानून के तालिब इल्म भी हैं, आप बेहतर चीजों को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और इस पर रोशनी भी डाल सकते हैं। तो इतनी जल्दी से ये अवामिल होने चाहिए जितनी जल्दी से किए जा रहे हैं? देखिए, बात ये है कि इससे पहले जो असेंबली का सेशन हुआ उसमें जो आईनी तरमीम का बिल था वो एजेंडे पे नहीं था। ये बड़ी बुनियादी बात मैं कर रहा हूं आपसे जी। और बिल्कुल आपका भी हक है, हर मीडिया पर्सन का ये हक है कि वो जो उसके अंदर आए उनको खबर दें, वो उसको टीवी पे चला दें। और ये बातें होती रही, ये चलती रही, लेकिन मैं अर्ज करूं, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड बीइंग पार्लियामेंटेरियन, आई नो इट वेरी वेल कि कैसे जो बिल है वो असेंबली में जो है वो उसको सबमिट किया जाता है और किस तरह उसका क्या तरीकाकार है। तो एजेंडे पे वो नहीं था, लेकिन हमने मान लिया, हमने ये कहा कि हम वाकई ये करना चाहते थे, लेकिन हमने सबमिट ही नहीं किया। लेकिन वो ये बातें दुरुस्त है कि मियां शहबाज साहब भी मिले। बाजवा साहब, उस बिल की खबर थी पार्लियामेंटेरियंस को भी कि वो भी बस एट द स्पॉट पता चली? देखें, बात ये है, मैं आपको ये अर्ज करूं, ये हर पार्लियामेंटेरियन का अपना इंटरेस्ट होता है, ठीक है, कि वो किसी बिल को क्या कोई पढ़ता है या नहीं पढ़ता, या अगर कोई पार्लियामानी पार्टी का इजलास हो तो फिर उसके खतो खाल वहां पे बताए जाते हैं और जो बिल्स हैं वो दिए जाता है, जो बिल दिया जाता है फिर वो लोग पढ़ लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो ये होती है कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। जब कोई बिल जो है वो पेश करती है गवर्नमेंट, तो उसको पहले कैबिनेट से पास किया जाता है उसके बाद उसको असेंबली में लाया जाता है, फिर असेंबली में आने के बाद उसको पार्लियामेंट्री कमेटी के सुपुर्द किया जाता है, फिर उसकी नोक पलक चेक की जाती है। वो पार्लियामेंट्री जो कमेटी होती है उसमें अपोजिशन के अराकीन भी होते हैं, गवर्नमेंट के अराकीन भी होते हैं। फिर अगर वहां से वो कसरत राय से पास हो तो फिर उसके ऊपर बहस की जाती है और उसके बाद उसको एक्सेप्ट किया जाता है और फिर नेशनल असेंबली में और उसके बाद हाउस ऑफ सेनेट में और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। तो कोई ऐसा प्रोसेस नहीं हुआ, लेकिन बात यह है कि हम इस बात को बबांगे दोखल मानते हैं कि हम ये चाहते हैं कि एक आईनी अदालत जो है वो एक अलहदा से की जाए, क्योंकि लाखों की तादाद में हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा। बाजवा साहब, इससे तो डिनाई कोई भी नहीं कर रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इससे डिनाई नहीं कर रही। माजी में वो आपके साथ इसमें शामिल हुए, उन्होंने एग्री किया हुआ है, पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, उन्होंने खुद इस बात पे एग्री किया और उन्होंने वोट कास्ट किया था आईनी अदालत के हवाले से। अब की मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक, अभी पिछले प्रोग्राम में एतजाज अहसन साहब मौजूद थे मेरे साथ, उनके जानिब से भी ये कहा गया कि इस पे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए हुकूमत वक्त को, इस पे सैर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए, जैसे माजी में 18वीं तरमीम पे 1 साल 6 महीने गुफ्तगू हुई, इस पे भी होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, मुसव्वदा इसका देना चाहिए, सर अपोजिशन जमातों को भी देना चाहिए। देखें पट्टी साहब, ये कैसी बात आप फरमा रहे हैं कि 1 साल 8 माह या 1 साल 6 माह उसके ऊपर गुफ्तगू की गई? क्या कभी आपने देखा है कि किसी बिल के ऊपर 1.5 साल तक बहसों मुबासा होता रहा? मैं 18वीं तरमीम के हवाले से बता रहा हूं और बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब ये फरमा रहे। नहीं, ये बिल्कुल, मैं बड़े अदब से ये गुजारिश करूंगा कि ऐसी कतन बात नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक ही बिल ऐसा था जिसके ऊपर कोई 15 या 20 रोज वहां पर उसमें ऊपर गुफ्तगू की गई थी, और वो भी उसमें स्पेशल वो एक सेशन हुआ था जिसमें उलमाए दीन को और दीगर लोगों को वहां पे दावत दी गई थी। वो था कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने का बिल, जिसके ऊपर सबसे लंबी बहस हुई। ये और वो बिल किसने पेश किया था बाजवा साहब? कौन सा जी? ये कादियानियों वाला जो आप बात कर रहे हैं।
वो मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब थे, मौलाना मुफ्ती महमूद साहब थे, शेख रशीद साहब का भी नाम बीच में शामिल था जी, शेख रशीद साहब भी शामिल थे। चलो हो सकता है वो भी शामिल हो, वो उन्होंने भी अपने माथे पे वो खून लगा लिया हो। तो मैं ये अर्ज करूं कि ये बात ये है कि अब कोई ऐसी बात नहीं है कि 1 साल 6 माह तक वो ऐसी बात ये है कि क्या पॉसिबल है। ये तो दिनों के हिसाब से कुछ दिन 2 दिन हो या 3 दिन हो या 4 दिन हो, उसमें प्रॉपर टाइम दिया जाता है गवर्नमेंट के एक रुकन को, फिर एक रुकन जो है वो एक अपोजिशन लीडर को दिया जाता है, फिर अगर दूसरे कोई अपोजिशन पार्टीज हो उनको अकॉर्डिंग टू जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं नेशनल असेंबली के उसके मुताबिक टाइम दिया जाता है। अच्छा बाजवा साहब, एक अगर सवाल का मौका दें जी, अगर आपके बकौल कि ये इतना टाइम जो है वो ना कभी लगा है ना दरकार होता है, ये कुछ दिनों के अंदर ये मामलात होने चाहिए, तो जब इत्तेफाक किया था तमाम सियासी जमातों ने आईनी अदालत के कयाम पर, तो उससे अब तक इतने साल क्यों लगे कि अब तक जो है वो अब नौबत आई कि अब आईनी अदालत का कयाम होना चाहिए? देखें उसमें बात यह है कि जब आपने कोई नया कानून बनाना हो, नई कानून साजी करनी हो, तो फिर आप सिंपल मेजॉरिटी के साथ वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करनी हो तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी भी गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी। ठीक है, अब है नहीं, अब भी नहीं है, लेकिन अब हमारी ख्वाहिश ये है कि कहीं से बन जाए। नहीं सर, मुझे मौका दे जी अब हमारी ख्वाहिश ये है कि चूंकि हम पार्लियामान के अरकान हैं, हमारे ऊपर फर्ज है कि हम अपनी कौम की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ कर जाएं। तो ये एक सब पॉलिटिशियंस ने पहले भी कंसेंट दी थी कि हम चाहते हैं कि एक आईनी अदालत बन जाए, लेकिन अब वो नहीं मान रहे क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर ये इतना बड़ा काम कर जाएंगे तो इसका क्रेडिट जो है ये गवर्नमेंट को और उनकी इत्तेहादी जमातों को जाएगा। इस वजह से वो मान नहीं रहे। अब हम बात करते हैं कि हम क्यों इसकी एफर्ट कर रहे हैं, इसीलिए एफर्ट कर रहे हैं कि अवाम को इसका फायदा हो, और हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अरकान जो है, जो अपोजिशन पार्टी मिसाल के तौर पे हमारे साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी आ जाए, और कुछ लोग तो ये कहते हैं जिस तरीके से आपने फरमा दिया कि पीटीआई भी इस पे एग्री है, अगर वो एग्री है तो फिर वो वोट दे देना, वोट कहें कि ठीक है जी आईनी। लेकिन वो कहते हैं कि इस पे ये अशद जरूरत अभी नहीं है, ये अभी सिर्फ वो एक मखसूस शख्स को जो है तोसी के मामले पे ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये करना चाह रही है। हम लोग एग्री हैं, लेकिन अभी वक्त इस पे ये उनकी एकतरफा राय है। अच्छा बाजवा साहब, एक और चीज, बाजवा साहब कल ऐवान सदर में आप ही के पार्टी के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक साहब, उन्होंने मेरे मनसब साथी से गुफ्तगू की कि कुछ 6 महीने 1 साल के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में होंगे और हम लोग भी इसी तरह से जो है वो सरापा एहतजाज नजर आएंगे। देखिए बात ये है, मैं आपको इसके मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ, इसकी वजह क्या है जी। बात ये है कि एक र्यूमर ट्रेवल कर रही है कि जी जिस तरीके से ये गवर्नमेंट जब बनाई गई थी तो ये एक प्रपोजल थी उस वक्त भी कि आज 2 साल के लिए फलां शख्स को बना दें और इसके बाद 2 साल के बाद फलां शख्स को बना दें। आर यू रिमेम्बर्ड इट? जी जी बिल्कुल, ये ऑप्शन दिया गया। हाँ दिया गया था। तो इस तरह की बातें जो है ये लोग करते हैं, और ये ऑप्शन भी था जिसपे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये कह रही थी कि अकेला पंजाब दे दें, विफाक नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि लेना है तो विफाक साथ पंजाब के लेना पड़ेगा। ये भी बात आपकी दुरुस्त हो सकती है। ये सब प्रिजम्पशन थी, जो मैंने बात की वो भी एक प्रिजम्पशन। जी जी बिल्कुल, ये ऑप्शंस में थी बातें, कहाँ ऑप्शन पे थी। तो मैं ये समझता हूँ बीइंग पॉलिटिकल वर्कर कि पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि आज के हलीफ कल के हरीफ और कल के हरीफ आज के हलीफ। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हमारी बेपनाह अपोजिशन थी, बड़ी मुखालफत थी, लेकिन जब एक मिसाके जमहूरियत हुआ मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान लंदन में बैठ के, तो उसके बाद एक सबसे बड़ा फायदा मैं आपको और अपने सुनने वालों को याद करवाना चाहता हूँ। उसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि उसके बाद आज तक ना मार्शल लॉ लगाया गया है और ना ही उसके बाद कोई असेंबली किसी ने तोड़ी है। और 2002 बाजा साहब किसी सियासी जमात ने गुस्सा दिखाया नहीं, तो ये नौबतें क्यों आनी थी? तो सुन लेना भट्टी साहब, बात तो सुन ले। 2002 के बाद
ये मैं आई एडमिट इट इज फैक्ट कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, लेकिन हर असेंबली ने अपना टेन्योर पूरा किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो बात है कि आइन में अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ अच्छा बाजवा साहब, एक सवाल आपसे के लिए नहीं है। ठीक है, एक सवाल और आपसे जान के मुकीम साहब का नुक्ता नजर लेना चाहूंगा। सवाल आपसे ये है कि मुस्तकबिल में कहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी इस आईनी तरमीम के खिलाफ खड़ी होती हुई नजर तो नहीं आएगी? नहीं, देखिए ये जब हम खुद एक तरमीम करेंगे तो फिर हम कैसे उसके खिलाफ जाएंगे? हम वेला बदलता रहता है। नहीं, मेरी बात सुन ले, लेट मी कंप्लीट सर। जी जी। वो आज से पहले फरमाते थे कि ये मीर जाफर हैं और मीर सादक है, ठीक है, और आज अभी टीवी पे टिकर चल रहा है कि वो जो गुंडापुर साहब हैं, वो गुंडापुर साहब ये फरमा रहे हैं कि बानी पीटीए ने ये मैसेज दिया कि हम आर्मी के खिलाफ नहीं है और हमारा कोई प्रोपेगेंडा आर्मी के खिलाफ नहीं है। ये यू टर्न है, ये इस तरह की बातें करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, हम जो बात करते हैं उस पर खड़े रहते हैं। ठीक है, मुकीम साहब आप क्या देखते हैं इस तमाम ओवरव्यू, क्या देना चाहेंगे? टाइम कम है तो इसमें आप अपना नुक्ता नजर पेश करिएगा। आईनी तरमीम कानून साज इदारे का बड़ा वाज़ेह इख्तियार है और असेंबली को पावर्स हासिल हैं कि वो जो चंद नकात के अलावा या चंद रेस्ट्रिक्शंस के साथ तमाम कानून साजी कर सकती। मिसाल के तौर पे, मैं कानून तो मेरा शोबा नहीं है, बहरहाल नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ और इस तरह की कुछ चंद चीजें हैं जिनको वो चेंज नहीं कर सकती। अब गुजारिश यहाँ ताज़ा सिनारियों के हिसाब से मैं ये कर सकता हूँ कि वो जो जल्दी वाली जो अफरा तफरी मची हुई है, ये जो साहब फरमा रहे थे, ठीक है, वो टाइम स्केल असेंबली का और डिस्कशन का असेंबली में, लेकिन जो इत्तेफाक राय होता है ना असेंबली से बाहर या दीगर जमातों के साथ, वो नहीं हो। तो ये टाइमिंग आप भी गुजारिश कर रहे थे, बाजवा साहब ने उससे एग्री नहीं किया और मैं भी इस चीज को समझता हूँ कि ये जो 18वीं तरमीम थी उस पर 9 महीने काम हुआ था। वो कहते हैं कि वो असेंबली से तो मतलब 25 मिनट में पास हो गई होगी, ये मतलब नहीं है। अब जितने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, उसके बाद आपके पास इतनी अक्सरियत नहीं है और अफरा तफरी की सिचुएशन, फिर वो 5 मसब्दे घूम रहे थे मार्केट में और अरकान असेंबली उनकी बाकायदा हाजिरी लगी है भेड़ बकरियों की तरह। सुबह 11 बजे से रात के 2 बजे तक वो भूखे प्यासे बैठे रहे हैं और बाथरूम भी उनको एस्कॉर्ट करके लिया जाता रहा है। बाथरूम जाने के लिए वो हाथ खड़ा करते थे और फिर मुकीम साहब एक मिनट है बस, तो समअप करिएगा। जी तो वही गुजारिश ये है कि वो इतनी कदगन के साथ, इतनी मजबूरी के साथ कानून साजी को, म्यारी कानून साजी नहीं होती, उसका जो ड्यू प्रोसेस है वो भी फॉलो नहीं किया जा रहा और वो कानून बनाने वाले को खुद ये पता नहीं था कि कौन सा कानून का मसवदा है, कौन सी बातें उसमें ऐड हैं। 51 तरमीम आप करने जा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि बस पलक झपकते में ये हो जाए ताकि हमारी कुर्सी मजबूत हो जाए। ठीक, तो इस थिंकिंग के साथ आप नहीं चल सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुकीम अहमद साहब, आसिफ बाजवा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से थे, मुकीम अहमद साहब तज्जियाकार थे। तो आपने गुफ्तगू जानी नाजरीन, जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का नुक्ता नजर जो है वो सामने आया कि वो आईनी तरमीम के हवाले से चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी चाहती है तो फिर आप वोट दे दें हमें, और उन्होंने ये बात वाजे की कि ये मिसाके जमहूरियत वाला मामला हुआ तो उसके बाद कोई भी माशाअल्लाह नहीं लगा। तो ये भी मौजूदा सूरत हाल में अवाम के लिए एक बेनिफिशियल चीज है, इस वजह से इसको किया जा रहा है। नाज़रीन, मजीद देखते हैं कि इसमें क्या अपडेट आती है। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।